91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। डॉक्टर प्रीति बोरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनीता जी, नमस्कार। और दोस्तों, अगर आप पहचान रहे होंगे मैम को, तो हम लगातार एक श्रृंखला लेकर आए हैं हमारे भारतीयों के लिए, जो इंडियंस के लिए जो गाइडलाइंस बनी है आहार संबंधी, उस पर हम बात कर रहे हैं। और पहले एपिसोड में हमने उसका एक परिचय दिया कि गाइडलाइन किन किन चीज़ों को कवर करती है। तो आज उसकी पहली गाइडलाइन का जो पहला बिंदु है उस पर हम बात करने वाले हैं, और कुल 17 बिंदुओं पर लगातार हम बात करेंगे। पूरे साल भर ये सीरीज आप तक हम लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि हम अपने भारतीय परिवेश के जो हम लोग हैं वो किस तरह का खाना खाएं, क्या नहीं खाएं। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत। और आज पहला बिंदु मैम किस पर है? जी, सबसे पहले हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे मैम ने बता ही दिया कि हम आहार संबंधी जो गाइडलाइंस हैं ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की, उस पर एक श्रृंखला पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुल 17 गाइडलाइंस हैं, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में भी बताया था। तो पहली गाइडलाइन जो बेसिक गाइडलाइन है उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। ये गाइडलाइन है ईट अ वैरायटी ऑफ फूड टू एंश्योर अ बैलेंस्ड डाइट। मतलब आहार में विविधता लाएं एक संतुलित आहार के लिए। एक संतुलित आहार होना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो उसके लिए क्या है कि एक ही चीज़ पे फोकस ना करें, क्योंकि हर जो भोजन होता है, हर जो फूड होता है, वो किसी एक न्यूट्रिएंट में ज़्यादा है तो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट में कम है। तो उसके लिए क्या है, जब तक हमारी थाली अलग अलग आहार से अलग अलग जो खाने की चीज़ें हैं उससे भरी नहीं होगी, तब तक हमें संतुलित आहार नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे जी। तो गाइडलाइन कहती है कि अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स और होल ग्रेन मतलब साबुत अनाज। एक होता है ना पॉलिश्ड वाला नहीं, साबुत। अगर राइस है तो ब्राउन, और अगर गेहूं का आटा है तो पूरा गेहूं वाला आटा, मिल वाला आटा, मिल वाला नहीं, ठीक है, होल ग्रेन फ्लावर जिसको हम कहते हैं। और पल्सेस, दालें होना ज़रूरी है। एक अच्छी मतलब साधारण ठीक ठाक अमाउंट में हमारे आहार में फ्रूट्स होने चाहिए। नट्स एंड सीड्स, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, नट्स वगैरह, उनका भी बहुत रोल है। वो आप कहिए कि एक तरह से कम मात्रा में पोषण की खान है। बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हमारे शरीर को ज़रूरी होते हैं, वो उन नट्स में होते हैं, तो वो भी होने चाहिए। और दूध या दही की थोड़ी मात्रा, दही भी होना ज़रूरी है। दही में, जैसे मैंने पहले बताया था, अच्छे प्रोबायोटिक्स बैक्टीरियाज होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे आंतों के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो उस दही में होते हैं, तो वो लेने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। और जो हमारा आहार होना चाहिए उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, या कम से कम मात्रा में होनी चाहिए। और ऐसे ही वसा, जो यानी तेल, जो हम फैट कहते हैं जिसको, वो, और सॉल्ट, वो भी कम मात्रा में, मिनिमम से मिनिमम मात्रा में होनी चाहिए। अब अगर बात करें हेल्दी स्नैक्स की, हेल्दी स्नैक क्या हो सकता है? जैसे लोग आहार की बात करते हैं, फिर स्नैकिंग भी जो हम कर रहे हैं, स्नैक किस तरह हो सकते हैं? कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट का सैलेड हो सकता है, जिसमें हम दही ऐड कर सकते हैं, या नट्स उसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। और या सिंपल आप, जैसे होते हैं ना, उबली हुई दालें, रोस्टेड चना और मूंगफली, इस तरह की रोस्टेड या बॉइल्ड चीज़ों को हम, होते हैं ना, सबसे अच्छी पता है जो न्यूट्रिशनली हाई जो होती है, वो होती है दालों की जो चाट होती है ना, जो बॉइल्ड दालों की या भुनी हुई दालों की चाट होती है, जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह भी ऐड करते हैं, थोड़ा सा सीजनिंग के लिए कुछ ऐड करेंगे, और कर्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो वो बहुत न्यूट्रिशनली एडिक्वेट होती है। अब हम बैलेंस डाइट की अगर बात करें, तो बैलेंस डाइट क्या होती है? वो ऐसी होलसम या न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट जिसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों, और वो आहार में अलग अलग भोज्य पदार्थ आ रहे हों। और आसानी से जब हम आहार में विविधता रखते हैं, मतलब सब्जी भी खाएंगे, फ्रूट्स भी खाएंगे, नट्स भी खाएंगे, और जो बेसिक हमारे सीरियल्स हैं वो भी लेंगे, नट्स एंड ऑयल सीड भी थोड़ी मात्रा में लेंगे, थोड़ी मात्रा में हम वो भी खाएंगे, क्या कहते हैं, फ्रूट्स भी लेंगे, थोड़ी मात्रा में फैट्स भी ज़रूरी हैं वो भी लेंगे, तो वो एक, क्या कहते हैं, होलसम न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट होती है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है वो है फिजिकल एक्टिविटी। आहार आपने लिया, पर उसका यूटिलाइजेशन तब तक अच्छे से नहीं हो सकता जब तक उसमें अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी ना हो। अच्छा आहार खा के पूरा दिन भर अगर हम बैठ गए तो क्या फ़ायदा? उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। उसके लिए क्या है, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने के लिए भी क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। इसके साथ साथ धूप में जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो हमारे आहार में बहुत कम होता है। तो उसके लिए हमें
सनलाइट बहुत ज़रूरी होती और है। मैम क्योंकि क्या सुबह की धूप या फिर हाँ, सुबह की धूप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो धूप ऐसी होती है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करती, बहुत तेज़ रेज नहीं होती ना। तो जी। एक्चुअली हमारी स्किन के नीचे की लेयर्स में मतलब ऐसे कई सारे केमिकल होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जिससे वो विटामिन बनता है, सिंथेसाइज होता है। तो धूप की किरणें उस जो प्रोसेस होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसकी वजह से वो बनता है। तो इसलिए उसके सिंथेसिस के लिए धूप जो है, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। जी। इसके बाद अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात करें, मतलब क्या क्या ऐसी आदतें हैं जो हम भारतीय अपने दैनिक जीवन में लाएं जिससे हम अपने आहार को संतुलित रख सकते हैं और अपना स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो है कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मैंने पहले भी कई सारे अपने लेक्चर्स में कहा है कि अपने लोकल जो आपके आसपास उगाए जा रहे वाले फल और सब्जियां हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो होती है फ्रेश, आपको फ्रेशली हार्वेस्टेड मिल रही हैं, और फ्रेशली हार्वेस्टेड जो भी चीज़ होगी उसमें न्यूट्रिएंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और सबसे फ्रेशली अवेलेबल होगा, तो वो आपको अच्छे से क्या कहते हैं मिलेंगे शरीर में और ज़्यादा लाभ करेंगे। उसके बाद जो आपका 50% लगभग सीरियल हो, जो आप खाने में अनाज खा रहे हैं वो होल ग्रेन से ही आए, और इसमें आप अपने आहार में जिनको हम कहते हैं ना न्यूट्री सीरियल्स, श्री अन्न, जो हमारे पहाड़ों में कहेंगे मोटा अनाज, मिलेट्स, उनको ज़रूर इंक्लूड करें। कोशिश करें कि अपने आहार में मोटे अनाजों को भी अच्छे से समावेश करें। इसके अलावा अपने आहार में अच्छी मात्रा में जो है वो दालों को भी इंक्लूड करें, क्योंकि भारतीयों का जो मेन प्रोटीन का सोर्स है वो है दालें। क्योंकि हम भारतीय ज़्यादातर क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, या अगर मांसाहारी भी होते हैं तो उनके आहार में मांसाहार का बहुत कम पोर्शन होता है। तो प्रोटीन क्या होता है उनके आहार में, मैक्सिमम जो होता है वो पल्सेस से ही आ पाता और है। भारत में दालें उगाई भी काफ़ी हाँ, जाती उगाई हैं। भी काफ़ी जाती है। इनफैक्ट मतलब यहाँ से सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हाँ, पल्सेस का इंडिया। बिल्कुल। और विविधता देखिए आप दालों में कितनी सारी है। हम लोग एक तरह की दालें नहीं खाते ना, हम तो मतलब अगर आप घर में ही मौजूद दालों की बात करें, क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल दालों में कितनी दालें, अरहर है, मलका है, और उसमें भी साबुत अलग है, धुली अलग है ना, मूंग है, राजमा है, चना है, लोबिया है। अब लोकल दालों की बात करें तो भट है, गेहत है, और भी कई सारे, मतलब कितों के तो नाम मैं शायद मिस कर रही हूँ। असौज के महीने में हम देखते हैं कि हाँ, बहुत सारा वो जो बेलें वाली दालें हाँ, सब हम उनमें से वो सब निकालते उनमें से हैं। नहीं, वो प्रोटीन रिच होती है। सोयाबीन सबसे अच्छी प्रोटीन रिच दाल है, तो वो अपने आहार में तो मैम लेनी कल चाहिए। जो है 10 तारीख को विश्व दाल दिवस भी है, तो हम लोग जी उस पर एक बातचीत भी करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जी, हमारा और मतलब विस्तार जो से हो जाएगा, और दोस्तों आप विस्तार भी से हो सुनिएगा। जाएगा। जी। जी। उसके बाद टोटल जो डाइट है उसमें तेल 25 से 30 ग्राम से ज़्यादा ना हो आपके, जो दिन भर का आहार हो उसको 25 से 30 ग्राम रेस्ट्रिक्ट करिए तेल को। और जो मील टाइमिंग है 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं। जो मेन मील है आपकी उसको दिन भर में 3 से ज़्यादा ना करें। कई लोग होते हैं ना बार बार खाते हैं, मेन खाना भी हो कई बार खाते हैं। कुछ फिजिकल कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम फ्रीक्वेंट डाइट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी है, जहाँ पे कम मात्रा में बार बार आहार दिया जाता है, मात्रा नहीं बढ़ाते, उसी मात्रा को हम तोड़ देते हैं। पर जो मेन मील होती है वो 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 to 3 ओनली। उसके अलावा प्रोसेस्ड और जो HFSS फूड कहते हैं, जिनको हम हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट वाले जो फूड्स होते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनको आहार में नहीं लेना है, या लेना भी है तो बहुत कम रेस्ट्रिक्ट करिए। उसके अलावा सॉल्ट और शुगर को 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और जो इन बिटवीन स्नैकिंग है ना, दो खाने के बीच में हम स्नैक करते हैं, ले कुछ नहीं तो चलो समोसा खा लिया, चलो ब्रेड पकौड़ा खा लिया, इसको आप रोकें। या अगर आपकी जो वर्क कल्चर है वो ऐसा है तो इसको मिनिमम करें या रेस्ट्रिक्ट करें और धीरे धीरे इसको बंद जी, करें। जी। और अगर मैम कर भी रहे हैं तो हेल्दी स्नैकिंग करें। हाँ, कई बार जैसे मैंने देखा कि लोग मखाने भून लेते हैं, हाँ, हल्का सा, उसके साथ चाय वाय ले लेते हैं हल्का शाम के। मखाना इज गुड, मखाना तो अच्छा है, पर वो अच्छी ही चीज़ है। पर प्रोसेस्ड फूड की बात करूँ जैसे, या फ्राइड फूड्स की बात करूँ, या यही मखाने को प्रोसेस करके खा रहे हैं ना, कुछ और चीज़ों में मिला के खा रहे हैं, या कैरेमलाइज पॉपकॉर्न मैंने देखा बहुत लोग खाते हैं, कैरेमलाइज्ड मखाने खाते हैं, तो अननेसेसरी शुगर है, कुछ नहीं करते हैं उसको, मखाने को चीनी में वो कर देते हैं ड्राई रोस्ट। तो कैरेमलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो शुगर, देखिए हो गया हमें शुगर ब्लैक कलर की हो जाती है। बेसिकली जो कैंडीज वगैरह होती है ना, टॉफीज वगैरह, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज होती है शुगर की, जो शुगर हाई टेम्परेचर पे बिना वाटर के ब्लैक हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है शुगर की, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होती है। तो वो कई बार, पर है तो वो चीनी ना, आपके स्वास्थ्य को वो एक्सेस में नुकसान कर रही है, तो वो आप कम करें।
और एडेड शुगर 2 से कम साल के बच्चे को चीनी मिला के कुछ भी ना दें। अगर वो नेचुरली स्वीट है देन इट्स गुड, पर अगर उसको आर्टिफिशियली आप चीनी ना मिलाएं किसी भी चीज़ में। 2 साल के बच्चे को एडेड सॉल्ट और शुगर की ज़रूरत नहीं होती। उसका बॉडी को जो भी रिक्वायर्ड सोडियम या और भी कंपोनेंट्स हैं जो भी आहार के, वो उसको डाइट से मिल जाते हैं। तो उसको चीनी मिला के देना या नमक करके देना ज़रूरी नहीं है, उसको आप बिना उसके दें। ठीक है। अब वेजिटेरियंस के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कंसर्न के हैं, मतलब जिनके बारे में बात की जानी ज़रूरी है, क्योंकि वो वेजिटेरियन फूड में कम पाए जाते हैं। सबसे मेन है ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये आप ऐसे समझिए कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए कुछ जो हम सुपर फूड्स कहते हैं आजकल, फंक्शनल फूड्स आपने सुना होगा, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स ना, अलसी के बीज, बिल्कुल बिल्कुल। ये लेने बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले वाले में शायद कुछ बात करी थी कि अलसी के बीज तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको अपने आहार में आप इंक्लूड करें। और थोक से लें तो बहुत महंगा भी नहीं है अलसी। हाँ, और ज़्यादा लेना भी नहीं होता आपको। कम अलसी तो लेनी थोड़ा है। उसका प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो थोड़ा स्टिकी होता है, तो आप उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करें और आप उसे ऐसे जैसे नमकीन खाते हैं वैसे, या सिंपल पाउडर बना के आप उसे किसी चीज़ में मिला के खा सकते हैं, क्योंकि छोटा सा अमाउंट लेना होता है। इसके अलावा अखरोट ज़रूर लें। अखरोट के बारे में एक आम धारणा ये है, क्योंकि अखरोट की जो बनावट होती है वो ह्यूमन ब्रेन जैसी होती है ना, तो इसलिए वो ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा साधारण जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये लेने चाहिए। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो मैं कई लोगों को भी कहती हूँ, विटामिन B12। विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी है वो बहुत होती है इंडियंस में, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट्स में विटामिन B12 नहीं होता। आप ये समझिए कि वेजिटेबल जो भी फूड्स होते हैं ना, मतलब प्लांट फूड्स होते हैं, उनमें B12 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड्स में होता है। तो एनिमल फूड का तो हमारे वेजिटेरियन डाइट में कोई प्लेस ही नहीं होता, सिर्फ दूध के अलावा। तो इसलिए जो लोग दूध पीते हैं उनको फिर भी ठीक रहता है उनका विटामिन B12 का लेवल। बाकी जो लोग दूध भी नहीं पीते ना, उनके शरीर में B12 की बहुत कमी होती है। और तो उन्हें मैम क्या लेना चाहिए? हाँ, विकल्प के तौर पे उन्हें दूध ज़रूर पीना चाहिए। ओके। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 सिर्फ आपको दूध में ही मिलेगा। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलने का उसका सोर्स कुछ ऐसा है कि उसमें जो वो होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे सिंथेसिस होता है। पर वो मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल कैसे बनती है इंडिया में, काट के उसको ले धो के अच्छे से वॉश कर देते हैं ना, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स तो वैसे लीच आउट हो जाते हैं, तो वो वैसे भी नहीं मिल पाते। तो इसलिए B12 के लिए आप ज़रूरी है आहार में मिल्क को लें। और लोग वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं, उनके लिए तो खैर दिक्कत नहीं है। जितने फ्लैश फूड्स होते हैं या अंडा होता है उसमें B12 होता है, उसके येलो पोर्शन में अंडे के उसमें B12 होता है, तो वो एक ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दूसरा एक चीज़ बहुत जानने की ज़रूरी बात है बैलेंस डाइट के लिए, कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो हर एक एज के लिए, हर एक फिजियोलॉजिकल स्टेटस, मतलब प्रेगनेंसी या लैक्टेशन या एडोलेसेंट या छोटे बच्चे, चाइल्डहुड या इन्फेंसी, जो और छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है। तो अलग अलग जो फेज़ होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उस तरह से खान पान भी अलग अलग होना चाहिए। किसी भी स्टेज में अगर आपने इसको बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर दिया तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। खासकर जो हाई डिमांड स्टेटस होते हैं ना, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है या इन्फेंसी है, इसमें अगर आपने डाइट को कम कर दिया ना तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। आप देखिए, कहा जाता है कई बार गर्भवती माताओं को कि अभी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपको दिक्कत होगी। मैंने कई सारी महिलाओं को देखा है जो लोग अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, उसके बाद जब लैक्टेशन पीरियड आता है तो उनके जो बोन हेल्थ होता है उसमें बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उससे कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक छोटी सी बात मैं जाते जाते लास्ट में कहना चाहूँगी, जो ये वाली गाइडलाइंस है उसमें एक कॉन्सेप्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और ICMR ने दिया है, जिसको हम माई प्लेट फॉर द डे का नाम देते हैं। माई प्लेट फॉर द डे है एक, उन्होंने एक प्लेट सी बनाई है, अब मैं इसमें आपको ऐसे नहीं दिखा सकती, जिसमें 2000 किलो कैलोरी अगर आप ले रहे हो एक दिन में, एक एडल्ट के लिए जो नॉर्मली ज़रूरी है, उसमें आप क्या क्या ले सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको लेना है कि जो आपके सीरियल्स हैं, अनाज है और न्यूट्री सीरियल्स, मिलेट्स वगैरह हैं, 250 ग्राम आप उसको लें।
पल्सेस लगभग 85 ग्राम आप उसको रखें, वेजिटेबल्स 400 ग्राम, फ्रूट्स 100 ग्राम, मिल्क या कर्ड कम से कम 300 ml, फैट और ऑयल 25 ग्राम के आसपास, और जो नट्स और सीड्स हैं वो लगभग 35 ग्राम। और अगर ये वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन डाइट अगर आ जाती है तो इसमें मीट को 70 ग्राम और पल्सेस को थोड़ा कम करके 50 से 55 ग्राम। तो ये एक बैलेंस डाइट बन जाती है जिसमें सारे के सारे फूड ग्रुप्स और सारे के सारे न्यूट्रिएंट को समावेश हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आखिरी में यही कहूँगी कि बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार हर एक एज के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बच्चों में उसको बढ़ती हुई जो डिमांड्स हैं उनके लिए, एडोलेसेंट में जो प्यूबर्टी होती है ना, होता है एकदम से हाई, मतलब एकदम से चेंज देखने को मिलता है ना, जो लोग टीन एज वगैरह होते हैं उसमें, एडोलेसेंट में जो होता है प्रेगनेंसी लैक्टेशन की जो स्थिति है उसको बनाए रखने में, और ओल्ड एज में जो है अपनी सेहत बनाए रखने के लिए। हर एक एज में बैलेंस डाइट ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एज अप्रोप्रिएट डाइट लें। दूसरा, आहार में वैरायटी ज़रूर रखें, एक ही तरह के आहार पे डिपेंडेंट ना रहें, खाने को बदल बदल के और खाने में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो आप एक संतुलित आहार ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। क्या बात है मैम। तो ये पूरा आपने उस गाइडलाइन के बिंदु को आपने डिस्क्राइब किया है कि ये चीज़ें गाइडलाइन बता रही है। और इस वक्त अगर सिनारियो देखें तो है क्या, एक्चुअल में स्थिति क्या है? कई बार मुझे लगता है कि ना कई लोग तो बहुत कम सब्जी में खूब सारी रोटियां खा जाते हैं। हाँ, तो यही बात है कि बैलेंस नहीं है ना कुछ भी। आपने सब्जी, उनको लगता है कि सब्जी तो बस लगाने भर के लिए नहीं, जितने भी विटामिन और मिनरल्स है जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ना, वो आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स में ही मिलते हैं। जितने भी विटामिन और मिनरल होते हैं उनका काम होता है आपको बीमारियों से बचाना, ठीक है, और आपका इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। तो वो अगर आप इतनी सी सब्जी लेंगे तो कहाँ से आएगा आपके शरीर में, वो तो मिल ही नहीं पाएगा। और दूसरा, एक ही तरह की, कई लोग मैंने देखा आलू खा रहे हैं तो आलू ही खा रहे हैं, एक सीजन में एक सब्जी मिल रही है तो उसी को खा रहे हैं, तो ये भी नहीं सही है ना। आपको बदल बदल के खानी चाहिए। अब आज का सीजन हरी सब्जियों का है, बहुत सारी, आजकल तो विंटर्स तो वैसे भी सब्जियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपने उन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है। और दूसरा, सिर्फ अगर गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं ही नहीं खाना है, आप चावल भी इंक्लूड करिए। और मडुआ, जैसे पहाड़ों में मिलेट्स, रागी है, बाजरा है, ज्वार है, बहुत सारे हैं ना। लोकल मिलेट्स तो बहुत सारे हैं, कौड़ी हो गया, कुट्टू भी बहुत अच्छा होता है। उसको हम वैसे, वो सीरियल नहीं हुआ, स्यूडो सीरियल्स कहते हैं उनको, जो एक्चुअल में सीरियल नहीं होते बट एज अ सीरियल काम करते हैं, तो उनको हम स्यूडो सीरियल्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन होते हैं मैम? एक तो कुट्टू हो गया, एक क्विनोआ आपने सुना होगा, ओह अच्छा, और एक एमेरंथ आपने सुना होगा। एमेरंथ को वो कहते हैं, हमारे वहाँ भी होता है, सफेद छोटे छोटे बीज होते हैं उसको। तिल भी नहीं कहेंगे उसको। तो एक दिन इसी पर एपिसोड बनाएंगे, इसी पे बात करेंगे। आपके पास इतना खजाना है मैम पोषण संबंधी चीजों का। उनको हम स्यूडो सीरियल्स कहते हैं। वो एक्चुअल में सीरियल नहीं होते, कोई और प्लांट होते हैं या फ्रूट होते हैं या रूट हो जाएगा, पर एज अ सीरियल। कुट्टू देखा होगा ना हमने, हाँ, कुट्टू तो एज अ सीरियल ही खाते हैं उसको। उगल बोलते हैं पहाड़ में, उगल बोलते हैं उसको हम सब्जी भी खाते हैं। उसके बीजों को हम पीस के उसका आटा या बल्कि पहाड़ में इस तरह का चलन कम है उसके बीजों को खाने का ना, ये थोड़ा प्लेन्स की तरफ ज्यादा है। में खाते हैं, पहाड़ों में हम उगल की सब्जी ही खाते हैं। हाँ, पर मैंने अपनी दादी को देखा था, एक व्रत होता था उनका, मुझे अब ध्यान नहीं, मैं अच्छा, तो वो खाती थी, उस दिन अनाज नहीं खाती थी, तो उस दिन वो कुट्टे के बीज को पीस कर उसका मतलब जैसे डोसा टाइप का बनाते हैं ना, अच्छा, उस तरह से बनाते थे, चीला टाइप। हाँ, पर हम पहाड़ों में तो एक टाइम अन्न खाने का रिवाज है ना, व्रतों में भी, तो इसलिए हमारे वहाँ कुट्टू इतना वो नहीं होता। हम दिन भर कुछ नहीं खाते, हम एक टाइम अन्न खाते हैं ना। तो अब प्लेन्स में क्या कॉन्सेप्ट ये है कि अन्न नहीं खाना है, तो फिर कुछ तो खाना है, तो इसलिए वो कुट्टू को इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, भारत एक इतना विविधता भरा देश है जिसको आप अक्सर कहते हैं, हाँ, आप बताते हैं कि अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से खाना खाइए। दूसरा ये है कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई मिलेट या कोई ना कोई सीरियल, कोई ना कोई फ्रूट वेजिटेबल ऐसा जरूर होगा जो क्षेत्र विशेष के लिए